नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आप मेरे साथ देख रहे हैं दो विद्वान इस समय हैं, धीरेन्द्र पुंडीर जी और बाबा रामदास जी। बाबा रामदास जी कुछ दिन पहले बिहार होकर के आए हैं और धीरेन्द्र पुंडीर आज ही बिहार से लौटे हैं। चूँकि बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान था और सबकी निगाह एक्चुअल में इस पर लगी हुई थी कि मत प्रतिशत क्या रहता है, और इस पर नज़र इसलिए लगी हुई थी क्योंकि एसआईआर हुआ है। एसआईआर में 69 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, 21 लाख के जोड़े भी गए हैं, तो कुल मिलाकर के 41 लाख ऐसे मतदाता हैं जो पिछले बार के मुकाबले कम हुए हैं। तो सबकी निगाह एक्चुअल में इस पर थी कि जब फेक मतदाता थे, फेक से मेरा मतलब ये है कि जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके नाम भी थे, जिनके 2 जगह नाम हैं उनके नाम भी थे, और जो शिफ्ट कर गए अपने मूल पते से उनके नाम भी थे। तो एसआईआर कराने की ज़रूरत ही एक्चुअल में इसलिए पड़ी थी, जिस पर मार दुनिया भर का हंगामा किया था कांग्रेस पार्टी ने, वामपंथियों ने और आरजेडी ने, उनके सहयोगियों ने, और तमाम दूसरे राज्यों में भी ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा, ये सब तो लगे हुए थे। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी थी कि पश्चिम बंगाल तक ये मामला जाए ही नहीं, बिहार में ही निपट जाए। तो पहले चरण के मतदान पर और मत प्रतिशत पर चूंकि सबकी निगाहें थी, तो जो फाइनल फिगर अभी तक आई है, और इसमें थोड़े बहुत और बदलाव होंगे, वो है 64% से भी अधिक। तो ये 65-66% तक जा सकती है। अब मूल बात क्या है, 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो 57 पॉइंट समथिंग वोट पड़े थे, और इस बार 64 समथिंग तो अब है, यानी करीब करीब 8%, 7.5-8% वोट जो हैं वो बढ़ गए हैं। अब मैं कुछ समाचार पत्र, कुछ समाचार पोर्टल, उन पर जरा नज़र डाल रहा था। उनमें से एक ने कहा कि बिहार में जब जब 5% मतदान बढ़ा है किसी चुनाव में, सत्ता पलट गई है। तो जितनी रिपोर्ट अब तक बिहार से आ रही हैं उनका तो कहना कुछ और ही है। जमीन पर जो बात चल रही है, जो लोग बाइट्स ले रहे हैं, महिलाओं की, पुरुषों की, युवाओं की, छात्राओं की, उनमें तो कुछ और ही बात निकल करके सामने आ रही है। वो तो सत्तारूढ़ दल के प्रति संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो जो ये दावा किया जा रहा है कि 5% अगर वोट प्रतिशत बढ़ जाए तो सत्ता पलट जाती है, तो आज सबसे पहले हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। धीरेन्द्र जी, आप वहीं से आ रहे हैं, तो आप जरा इस कथा का सत्य बताइए, क्योंकि आपने वहाँ काफ़ी दिन लगाए हैं, लोगों का मूड भांपा है, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं, नामचीन हस्तियों से लेकर के और जो माफिया हैं और तमाम दूसरे लोग हैं, सबसे बात हुई है, आम मतदाता से बात हुई है। बिहार का जो मूड आपने देखा है, उसके मद्देनज़र जो ये बात कही जा रही है कि 5% अगर मत बढ़ गया तो सत्ता परिवर्तन हो जाता है, ये अंतर्विरोधी लग रहा है या इसमें कोई सच्चाई भी है? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि इतने दिन से कोई भी इतने दूर अलग अलग 18 ये शहर हैं, इनमें से मुझे लगता है कि 12 से 15 शहरों में मैं गया हूँ, अलग अलग जगह। और मेरी आदत है कि मैं गांव में ज़्यादा जाता हूँ, पहुँचता हूँ, रैलियों को भी कवर करता हूँ, उनसे भी समझता हूँ। लेकिन ऐसा तो दिख नहीं रहा है जैसा वो रिकॉर्ड से बताना चाहते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड बनते हैं आज से कुछ साल पहले। ये मतलब 2014 से पहले इस देश में हमेशा यही रिकॉर्ड बन गया था कि
कि वो एक दूसरे के साथ सरकारें मिलके बनती थी, किसी को यूपी में कितने साल लग गए, केंद्र में कितने साल लग गए एक सरकार को आने में। तो इसलिए डाटा को बहुत ज़्यादा वो नहीं, हम लोग सिर्फ ये एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ये परसेंटेज बढ़ा है। और ये परसेंटेज जब हम लोग ज़मीन पे देख रहे हैं तो कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही थी। एक युवाओं के एक ग्रुप को छोड़ दें, जो यूथ का एक छोटा सा पोर्शन था जिसमें आपको इधर से उधर दिखता है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि बिहार की जो हकीकत है, जो जाति की राजनीति की हकीकत है, वो उस तरफ जाते हुए दिखता है। अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो वोट का चक्कर है उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं ही काउंट की जाती हैं, और मुझे लगता है आज भी वही रिकॉर्ड तोड़ेंगी। पिछली बार ये अंतर 5 से 9% था अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें उन्होंने महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा किया था। यानी अगर मैं कहूँ कि सरकार बनाने और गिराने के लिए महिलाओं का वोट बहुत जिम्मेदार है। और अगर ये देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक वादों के अलावा आरजेडी गठबंधन के पास कुछ है नहीं ग्राउंड पे, क्योंकि अगर वो ये कहते हैं 30,000 रुपया तो उनको 10,000 मिल चुका है। और इससे पहले साइकिल योजना से लेके जो शराबबंदी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी शराबबंदी महिलाओं को आकर्षित कर रही है, उस पर लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं। जबकि ये हो रहा कि हर घर में शराब बिक रही है, साहब पुलिस अगर आपको ला देगी, इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं तमाम लोग। लेकिन महिलाओं का बड़ी संख्या ये चाहती है कि ये शराबबंदी बनी रहे, बल्कि जो बिक रही है अगर ऐसे तो वो भी बंद हो। तो आपके पास महिलाओं को जो आकर्षित करने का कोई एक बड़ा, सिर्फ इसके अलावा कि मैं 30,000 रुपया दे दूंगा, इसके अलावा कोई कारण नहीं। तो ज़्यादातर महिलाओं का ये कहना था कि हमको जो मिल रहा है हम उससे संतुष्ट हैं, क्योंकि वो मिल रहा है, उनका मिलना नहीं है। दूसरा क्या है कि जो जंगल राज की सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक या जो डर, जो टेरर है, वो महिलाओं पर ही था। अगर हम देखें शिल्पी गौतम हत्याकांड, मुझे लगता है कि अपराध की ऐसी कहानी है जो शायद नहीं भुलाई जाएगी। जब भी चुनाव होंगे वो याद आएगी। फिर उसके बाद आपको चंपा विश्वास, यानी आप ये सोचिए कि एक IAS की बीवी के साथ निरंतर ज़बरदस्ती, फिर उसके घर की नौकरानियाँ उसकी, और ये कंप्लीट एक जो शासन व्यवस्था का बिल्कुल डिवास्टेशन था, वो वहाँ नज़ारा था। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से, चूँकि जब मतपेटियाँ खुलेंगी वो तो सब चीज़ें होंगी तब, लेकिन आज की डेट में चूँकि मैं देख रहा था पुरुषों का सबसे ज़्यादा, अगर आप देखते हैं ताकत क्या है, सब चीज़ों का डर क्या है, तो वो आपको दिखेगा कि वो महिलाओं को ही है। तो इसीलिए जितनी तादाद उनकी निकल रही है, वो मुझे लगता है कि जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसको बेहतर फील होना चाहिए, उसको ज़्यादा आगे जाना चाहिए। चूँकि हम लोगों ने ऐसी आपको याद होगा अभी जो गुजरात में, या कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ये करने जा रही है, आम आदमी पार्टी ये कर देगी, और कांग्रेस ने तो जी पता नहीं क्या क्या आपने देखा, वो सपने बना लिए थे उनको लगा, और फिर अचानक उड़ गए। तो सेम आप देखिए दिल्ली में हुआ। तो इसीलिए कोई कारण मुझे नहीं दिख रहा है कि ये चीज़ उस तरफ है। हाँ, ये अब ये ज़रूर है, ये तय हो गया कि ये जो आने वाला रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा, चूँकि 2 इलेक्शंस की रिप्लिका हो सकती थी, या तो आप 2015 की तरफ जाते या 2010 की तरफ जाते, या तो 2020 में वो जिस तरह से रहता। तो मुझे लगता है ये इलेक्शन कहीं 2010 को रिपीट ना कर रहा हो, मुझे उस तरफ दिखता है। तो मैं तो आपकी पहली जो सवाल का जवाब है वो इसी शब्दों के साथ कहूँगा कि महिला वोट पिछले 2010 से बिहार की राजनीति का भाग्य तय कर रहा है। और वो आज भी लंबी लाइनों में थी, जब पुरुषों की लाइन में 5 लोग खड़े थे, वो मुझे लगता है 30-40 इस तरह से लाइनों में लगी हुई थी। तो एक बड़ी चीज़ है। तो अब देखते हैं कि क्या है, लेकिन मेरी नज़र में सरकार को उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा वहाँ राज्यों के जितने लीडर हैं उनसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। महिलाओं के अंदर उनको लेकर एक विश्वास है। और दूसरा, नरेंद्र मोदी आज की डेट में भी इस देश के इतने बड़े टॉल लीडर हैं जिनका महिलाओं में जो है इतना ज़बरदस्त आज भी क्रेज़ है कि मोदी, जैसे मैंने बहुत सारों से पूछा कि आप फाइनल कीजिए, तो आप ये सोचिए, मैं बड़ा आश्चर्य मुझे लगा, क्योंकि हम ये मानने लगे थे कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप बीजेपी की इमर्ज कर रही है। लेकिन आज की डेट में बिहार का चुनाव ये बताता है कि वहाँ मोदी ही सबसे बड़े नेता हैं, बीजेपी के वोट खींचने वाले। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपने रखे हैं बाबा जी।
ये दावा जिस अखबार ने किया है वो आजकल उस इकोसिस्टम का एक हिस्सा है जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी संगठनों के खिलाफ मुहिम छेड़ता हुआ देखा जाता है और प्रो कांग्रेस और वामपंथी जाना जाता है। हमने पिछले कई चुनाव देखे हैं, कई राज्यों के चुनाव देखे हैं और इवन मैं लोकसभा चुनाव को भी उसी में गिनूंगा। ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर अटक करके रह गई, लेकिन जब हम देखते हैं कि 2014 में क्या हुआ था मनमोहन सरकार के 10 साल पूरे होने पर, तो वो तो केवल 44 सीटों पर सिमट गई थी। नरेंद्र मोदी 2014 से 2024 तक 10 साल ही प्रधानमंत्री रहे और फिर भी उनकी पार्टी की सीटें 240 आई। कहाँ 44 सीटें 10 साल के शासन के बाद और कहाँ 10 साल के शासन के बाद 240 सीटें, और एनडीए की सीटें मिलाकर के 293। तो इस समय हम ये देख रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर बन गई है, एंटी इनकम्बेंसी उस तरीके से कम भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के चुनाव के मामले में ये ज़रा कमज़ोर दिखाई देती है या प्रो इनकम्बेंसी के रूप में दिखाई देती है। बिहार में आप भी घूम करके आए हैं, आपने भी लोगों से बात की है, हर वर्ग से बात की है। तो आप ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है पहले चरण के मतदान के बाद, आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? और अगर असहमत हैं तो वो कौन से तथ्य हैं जिनसे आपको लगता है कि ये एक फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है, शायद दूसरे चरण के मतदान को प्रभावित करने के लिए? तो देखिए, मैं ये मानता हूँ और ये एक बहुत कड़वा सत्य है कि जो चुनावी गणित है ना, वो गणित का विषय नहीं है, केमिस्ट्री का ज़्यादा है। और चुनाव में कभी भी 2+2 4 नहीं होता। 2+2 जो है वो 3 भी रह सकता है और 2+2 5 6 भी हो सकता है और 2+2 22 भी हो जाता है। इसलिए ये कहना कि दो पार्टियां मिल गई हैं, एक का इतना परसेंट है, दूसरे का इतना परसेंट है, दोनों को मिला देंगे तो इतना प्रतिशत वोट हो जाएगा, ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते, न जीते जाते। दूसरी बात है कि ये है कि 5% वोट बढ़ गया तो सरकार पलट जाएगी, परिवर्तन की लहर चल रही है। सर, ये सब भी फालतू की लफाजी है। सबसे पहले देखिए केमिस्ट्री क्या है, नेता की पब्लिक के साथ, इलेक्टोरेट के साथ केमिस्ट्री क्या कह रही है। सर, केमिस्ट्री ये कह रही है कि पीपल आर एक्सट्रीमली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ नीतीश कुमार एंड मोदी जी। डबल इंजन की सरकार एक तरह से मान लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जो कमियां हैं, मैं मानता हूं कमियां हैं, उनकी भी आस है नीतीश कुमार से ही कि बेशक कमियां हैं पर इनको भी दूर कौन करेगा? नीतीश कुमार और मोदी करेंगे। लालू और उसके बेटे के बस की बात नहीं है, राहुल के बस की बात है। इसलिए देयर इज द प्रो इनकम्बेंसी इन फेवर ऑफ नीतीश कुमार। नंबर 2, सर देखिए, जातीय समीकरण एक बहुत कड़वी सच्चाई है भारतीय राजनीति की, खास तौर पे उत्तर प्रदेश और बिहार की। और तो जातीय समीकरण में देखिए, पहले 90 के दशक से लेकर 2014 तक भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो जातीय समीकरणों में फेल हो जाती थी और शहरी पार्टी और सवर्णों की पार्टी, बनियों की पार्टी बन के रह गई थी। जिस दिन भाजपा ने ये ब्रेक कर लिया और ओबीसीज की पार्टी बनी, दलित, आपको याद होगा 2014 का चुनाव ओबीसी वोट पे जीता गया था और मोदी जी भारत के सबसे बड़े ओबीसी लीडर के रूप में उभरे थे। और सर, आज की तारीख में जो अम्ब्रेला तैयार की है नीतीश बाबू ने और मोदी जी ने मिला के, पूरा सवर्ण समाज, पूरा गैर यादव ओबीसी, पूरा ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, और पूरा दलित समाज आज बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो फिर भी जाटव और वो जो है वो बहन जी के पास चले जाते हैं, परंतु बिहार में तो पूरा दलित,
पूरा महादलित, पूरा ईबीसी और पूरा गैर यादव ओबीसी और पूरा सवर्ण समाज, जो थोड़ा बहुत सवर्ण समाज में इधर उधर थोड़ा बहुत देख भी रहे थे ना, वो दुलार चंद यादव की हत्या के बाद जो पोलराइजेशन हुआ उसमें पूरा भूमिहार बेल्ट जो है पूरी की पूरी एक हो गई। तो सर बात ये कि जातीय समीकरण वो भी एनडीए को फेवर कर रहे हैं, प्रो इनकम्बेंसी है ही है। और सर एक चीज़, मोदी ने और नीतीश कुमार ने ना सर विकास की राजनीति को सेंटर पे ले आए वो, और डिलीवरी, जो लाभार्थियों का इतना बड़ा वर्ग तैयार किया। सर आप सोच नहीं सकते कि जीविका दीदी वाला प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, और औरतें किस कदर सर आज औरतें जो हैं बिहार की जीविका दीदी के प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट समझ के काम करती हैं कि नहीं ये हमारा है। अच्छा, जो 10,000 रुपये दिए गए हैं ना सर, वो 10,000 नहीं दिए गए हैं, वो 2 लाख की होप है कि इस 10 के बाद 1,90 भी और मिलना है अगर हम परफॉर्म करेंगे तो। सही। तो सर ये परफॉर्मेंस की राजनीति है, ये डिलीवरेंस की राजनीति है। सर एक बात बताऊं, कल हम आए ना, आई एम प्राउड टू से कि आज अगर रूरल सड़कों के मामले में देखेंगे तो बिहार जैसी सड़क पूरे भारत में कहीं नहीं है। ये बिहार वही बिहार है जहां सड़क नाम की चीज ही नहीं थी। तो सर ये इतना बड़ा टर्न अराउंड। तो लॉ एंड ऑर्डर 11 बजे, धीरेन्द्र भाई 11 बजे रात को आपको महिला पुरुष बच्चे सड़कों पे टहलते हुए मिल जाएंगे। इतना बेखौफ शासन, ये वही बिहार है ना जिसमें 5 बजे अगर बच्चा घर ना आए, पति घर ना आए, तो औरतों को हॉल हो जाती थी। 5 बजे के बाद सर ऐसे जैसे जेल में बंद होता है ना, ऐसे परिवार को बंद कर लिया जाता था। तो सर जनता वो भूली नहीं है। और सर जंगल राज तो मुद्दा रहेगा बिहार में। शिल्पी गौतम की हत्या मुद्दा रहेगी और हमेशा रहेगी। और ये डर कि अगर कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, बेटा सो जा नहीं तो लालू का जंगल राज आ जाएगा। बिल्कुल सर ये है मुद्दा। धीरेन्द्र जी, क्या वजह थी कि तेजस्वी यादव को ये कहना पड़ा कि हम बिहार के हर घर को सरकारी नौकरी देंगे, और मतदान से पहले दिन वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 14 जनवरी को यानी मकर संक्रांति को 30-30 हजार रुपया देंगे। यानी ये क्या घबरा उठे हैं कि भाई एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि किसी तरीके से परिवारों को लालच दो, महिलाओं को लालच दो। उन्होंने 10-10 हजार रुपये दे दिए, उनके बैंकों में जमा हो गए, तो ये कह रहे हैं कि हम 30,000 दे देंगे, 3 गुना दे देंगे और 14 जनवरी को दे देंगे। क्या ये यकीन करने लायक बातें हैं या इनकी कुंठा की पराकाष्ठा है, हताशा की पराकाष्ठा है कि इनको लगने लगा है कि बाजी हाथ से निकल रही है, अब जो चाहे वो घोषणा करो और किसी तरीके से इस नुकसान की भरपाई कर लो। दरअसल एक मजाक शुरू हो जाता है ना, जब उस तरह से ये पार्टी ने मजाक शुरू किया कि इसको लगा कि जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रही है, तो जनता ने उससे मजाक किया, तेजस्वी और नाराज़ हो गया, उसने जनता के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। आप ये सोचिए कि जिस राज्य की इकॉनमी, यानी अगर आज की डेट में भी देखते हैं तो जो जीडीपी का नेशनल उसमें है पर कैपिटा इनकम में, वो 31% पे, जबकि लॉ एंड ऑर्डर, रोड एंड जो इलेक्ट्रिसिटी और बिजली, उसमें उस राज्य ने बहुत बेहतर किया है, क्योंकि उनके पास अभी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस एकदम इनिशियल स्टेट में वो शुरू कर रहे हैं। तो वो अगर आप उस समय उस राज्य में ये कह रहे हो कि मैं 3 लाख करोड़ रुपया, 9 लाख करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ नौकरी पे दे दूंगा, तो ये एक तरह का मतलब जिसको ये कहें कि ग्राउंड पे तो इसका कोई अर्थ है ही नहीं। और ये मानसिक उस पर कि आपकी एजुकेशन, आपकी उस सब पे सवाल उठता है। आप ये भी कह सकते हैं कि चांद पे जो बुढ़िया चरखा काट रही है, जो हम लोग बचपन में सुनते थे कहानी, उसके सूत के काते हुए सूत से हर एक को जैकेट बनवा के दे दूंगा बिहार में, वो ये भी कह सकते हैं। क्योंकि जब आपने देखा कि बाजी हाथ से निकल गई, देखिए शुरुआत में नैरेटिव क्या बनाया गया, शुरुआत में नैरेटिव बनाया गया कि युवाओं का
बहुत बड़ी बेरोज़गारी है। तो बेरोज़गारी तो आपको तभी दूर होगी जब शांत हो माहौल, और आप तभी भी दूर कर सकते हैं जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन ले लें। जब तक सरकार बीजेपी की, आपने देखा होगा कितने हज़ार करोड़ स्पेशल वो फैक्ट्री, डिफेंस कॉरिडोर, ये तमाम चीज़ों की डिस्कशन हुआ। पुनौरा धाम का 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट वहाँ, एक सिर्फ माँ जानकी के साथ मंदिर का, राम अयोध्या के साथ जोड़ना, ये तमाम चीज़ें जो ग्राउंड पे दिखनी शुरू हुई चीज़ें। तो अब आप क्या करेंगे, तब आपने एक नैरेटिव लाए कि मुख्यमंत्री की तबीयत खराब है। उसका कोई अर्थ नहीं हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री तो सड़क पे दिख रहा था। फिर वो आप लाए कि ये साहब 2 गुजराती राज कर रहे हैं, ये शुरुआत हुआ। 2 गुजराती राज कर रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री तो बिहार का है, मंत्री तो बिहार के हैं, तो ये कौन सा नैरेटिव हुआ, ये भी नहीं टिक पाया। तब आपने क्या नैरेटिव शुरू किया, राहुल गांधी जो फेंक के गए थे आपके पास वोट अधिकार यात्रा, वो आपको मालूम था, इसलिए आपने पहले दिन कंधे से उतार दिया। आप ये सोचिए कि पूरी कैंपेन वो सिर्फ अपने मुंह से, मुझे लगता है कई बार तेज प्रताप बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने पिता की कॉपी कर रहा है। उसने कहा कि जब ये चुना गया और मुझे लगा कि ये कैसा मुख्यमंत्री, चूँकि मैं उस समय तक पहुंच चुका था बिहार में, आप ये सोचिए वो अपने घर में बैठा है, चुनाव की कैंपेन में नहीं जा रहा है, वो किसी अपने कैंडिडेट के नॉमिनेशन में नहीं गया, अपने नॉमिनेशन के बाद घर चला गया तेजस्वी। तो ये लगा, क्योंकि जब तक उसको कांग्रेस पार्टी के दिल्ली से अशोक गहलोत, अजय माकन, अविनाश पांडे ये पहुंच नहीं गए, इन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तब तक वो बाहर नहीं निकला। ये कैसा बच्चा है जो खिलौना अपने आप ही तोड़ रहा है गुस्से में अपना खिलौना। भाई आप राहुल गांधी क्या कर रहा है इससे आपका कोई लेना देना नहीं, आपके ऊपर पार्टी डिपेंड कर रही थी। तो वो इसलिए मुझे लगता है कि जब तेजस्वी को ये लगा कि बाजी तो बिखर गई, ये तो सारा खेल, क्योंकि देखिए कुछ भी कहिए, रीजनल पार्टियों के जो छत्रप होते हैं या उत्तराधिकारी होते हैं वो राहुल गांधी से ज़्यादा समझदार हैं। अगर आप अलग अलग चीज़ों को देखेंगे अपनी जगह को समझने में, तो वही नुकसान हुआ और उसको भरपाई करने के लिए उनको और कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि तब तक तो तमाम मीडिया, तमाम चीज़ें, स्कैनिंग सब चलने लगी कि महिलाओं ने बदल दिया, महिलाओं ने बदल दिया, महिलाओं ने बदल दिया। तो वो ये समझ गए और महिलाओं के वोट सब लोग जो भी दिल्ली से जा रहे थे, तमाम लोग आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा महिलाएँ दिख रही थी और महिलाएँ एक तरफा कह रही थी कि हमको तो पैसा मिल गया। तो इनको लगा ये तो मध्य प्रदेश हो गया, ये तो महाराष्ट्र हो गया, ये तो गुजरात हो गया। तो इसीलिए इस तरह की जो थ्रोइंग है वो ये बताती है कि वो लोग सिर्फ थ्रो कर रहे हैं। देखिए अभी भी मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आज जैसे बाबा जी ने बताया, रामदास जी ने, कि उम्मीद है, वो मैं अभी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया चूँकि अभी अपलोडिंग में मेरे यहाँ दिक्कत थी, मैं सोचता हूँ अभी करूँगा। उनमें से कई बच्चियों ने कहा कि अच्छा तो नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा तो फिर आप सरकार बदल ले। कह रहे नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि ये अच्छा करें। तो मैंने कहा कि ये प्रेशर कैसे क्रिएट करेंगे। उन्होंने कहा कि साहब वो हम वोट दे रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं। 2 बच्चियां थी और बल्कि मेरे से गलती हुई, मैंने पूछा कि आपके पिता क्या करते हैं, उनके फादर नहीं थे। तो उनमें से मतलब अच्छे स्कूल से और बच्चे अच्छे, तो उन्होंने कहा कि देखिए सरकार अंकल कुछ नहीं करती है, लेकिन हमको वोट देना, हम तो बीजेपी को ही देते हैं, मोदी को वोट देते हैं। मैं हैरान था कि उनके पास क्या है। तो बहुत सारे लोगों के साथ हमने देखा वहाँ सिर्फ तेजस्वी अपने माई समीकरण को एक्सपेंड नहीं कर पाए, और उनके पास उसको एक्सपेंड करने के लिए, जैसे कई बार क्या होता है कि पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी से तीसरी डाल चढ़ जाए और फिर ये कहें हमने मेहनत तो बहुत की, तो उसी तरह की मेहनत उन्होंने की है और उसी तरह से ये वादे किए गए। बाबा जी, मतदान से पहले दिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या, वही प्रेजेंटेशन जो बेंगलुरु में कर चुके, जो पहले दिल्ली में भी कर चुके, और फिर एक बहुत बड़ी गप कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हो गया। एक कोई ब्राज़ीली मॉडल है, उसके नाम की 22 वोट पड़ गई हरियाणा में। वो तो आज ब्राज़ीली मॉडल भी कैमरे पर आ गई और उन्होंने कहा कि बड़े वाहियात आरोप लगाए जा रहे हैं भारत में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता। मैं तो कभी भारत गई नहीं, मेरे नाम का कोई फ़ोटो कहीं लग गया और उसमें वोट पड़ रहे हैं। और ये भी पता लग गया कि वो एक्चुअल में एक नेग्लिजेंसी, एक लापरवाही है चुनाव आयोग की। और जो वास्तविक जिनके नामों के साथ उस मॉडल का फ़ोटो लग गया था, उन्होंने अपने मतदाता पहचान पत्र दिखा करके वोट भी डाले हैं जी, एक आध को छोड़ करके।
तो ये राहुल गांधी आपको लगता है कि पूरी तरीके से हताश और निराश हो चुके हैं? इनको पता है कि वर्स्ट परफॉर्मेंस होने वाला है बिहार में, इसलिए अभी से ही पानी से पाल बांधना शुरू कर दो? सर, समस्या ये नहीं है कि बिहार का रिजल्ट खराब आने वाला है। समस्या ये है कि आने वाले भी जो 5-7 चुनाव आ रहे हैं ना, उनमें भी जीरो ही आने वाला है। और ये बात पूरी कांग्रेस पार्टी को पता है। ये बात नहीं है कि सिर्फ राहुल जी को पता है ये बात पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है। अच्छा, पूरा इंडिया अलायंस जानता है। मैं तो कह रहा हूं कि आज अगर आप बिहार में बिना तेजस्वी के चुनाव लड़ लीजिए, खाता नहीं खुलेगा और शायद एक भी सीट पे जमानत नहीं बचेगी पूरे बिहार में। अब सर बात यह है कि राहुल गांधी ये टूल किट लेके आए हैं, और ये जो टूल किट थी ना इनकी कि जेनजी जो है तख्ता पलट करेगी, पर जेनजी नहीं करेगी, ये जेनजी ने भी बता दिया है। इसलिए सर अब ये कुछ, और मेरा ये लोग कई मित्र कह रहे थे कि नहीं ये वोट चोरी का शिगुफा अभी कुछ दिन और चलेगा। मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। बिहार के रिजल्ट के बाद जैसे राफेल, चौकीदार चोर और ये जितने भी थे ना सब भूल गए ना, आज से अब उनको याद नहीं करते। सर ये वोट चोरी को भी भूल जाएंगे। अच्छा सर, बात यह कि वोट चोरी के आरोप को हम लोग नहीं मानते, मोदी भगत नहीं मानते, भाजपा ही नहीं मानते, कांग्रेसी भी तो नहीं मानते। बिल्कुल। हरियाणा में आप बात करके देख लो, भले यार कुछ ना, डनरवादी है, बेतरगात होगी, एकता नहीं थी, हैं, खर्ची पर्ची वाला मुद्दा चल गया, खट्टर साहब ने और सैनी ने चुनाव बड़ा शानदार लड़ा, टिकट, मतलब सब 101 फैक्टर्स हैं जिसको कांग्रेसी भी मानते हैं कि भाई जीता जीता चुनाव हरवा दिया। बिल्कुल। और एक भी व्यक्ति ये नहीं मानता कि वोट चोरी हुई, बिहार का एक भी आदमी नहीं मानता वोट चोरी हुई। सर दिस इज फॉर द कंजम्पशन ऑफ मीडिया और जो इनके विदेशी आका हैं वो, और इनको आशा है कि शायद कल को मुसलमान सड़कों पे आ जाए। हालांकि मुसलमान सर बहुत चालाक है, उसका एक ही है कि जो फ़ायदा मिल रहा है सरकार से लेते रहो, चुपचाप पड़े रहो और सब्र के रहो। क्या तो मुसलमान होता है सब्र। एक दिन वक्त आएगा सरकार बदल जाएगी, उस नई सरकार से भी फायदे ही लेने हैं। लाभार्थी सबसे बड़े मुसलमान हैं, इतने चालाक हैं। तो सर कुछ नहीं होने जा रहा। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों को झूठी तसल्ली दे रहे हैं और अपनी बहन से कंपटीशन कर रहे हैं। उनको मालूम है कि बिहार में नतीजा 0 आएगा, दहाई का आंकड़ा नहीं छुएगी पार्टी। जी बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं धीरेन्द्र जी। आखिर में आपको ये बताइए, बिहार में जो आप लोगों का आकलन है दोनों का ही, और दोनों बिहार में घूम करके आ रहे हैं, केवल ये नहीं है कि दिल्ली में बैठ करके या जालंधर में बैठ करके आपने आकलन कर लिया हवा हवाई, वहाँ घूम करके आ रहे हैं, लोगों का मूड देख करके आ रहे हैं, उनकी बातें सुन करके आ रहे हैं, और इनका नाचकूद देख करके भी आ रहे हैं जो विपक्ष है। अगर नतीजा वैसा ही रहता है जैसी कि उम्मीद है और कोई चमत्कार नहीं होता है, तो इसका आने वाले जो चुनाव हैं, पश्चिम बंगाल का हो या फिर दूसरे राज्यों का, असम का, केरल का, तमिलनाडु का, पुडुचेरी का, और 2027 में भी 5 राज्यों के तो फरवरी में, और फिर 2 राज्यों के गुजरात और हिमाचल के 2027 के लास्ट में, इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी एनडीए को, इनको झटका लगेगा इंडी अलायंस को, और ममता बनर्जी तो आपा खोती हुई दिखाई ही दे रही हैं। देखिए बिहार का बहुत कुछ असर चूँकि बंगाल पे पड़ता है, क्योंकि बिहार बंगाल का एक हिस्सा रहा। 1912 में बिहार जो है एक अलग राज्य बना, तो बहुत सारी चीज़ें तो लगभग कल्चरल भी बात करते हैं, मिलती हैं सारी चीज़ें। लेकिन बिहार की जीत, देखिए कोई भी जीत आपको एक कॉन्फिडेंस तो देती है,
और सामने वाले जो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनके अंदर एक घबराहट, उनको बार बार अपने फिर नए मुद्दे ढूंढने के लिए प्रेशर देती है, तो वो प्रेशर होता है और उसमें बिखरती हैं चीज़ें, ऐसा भी होता है क्योंकि अगर वो सीजन पॉलिटिशियन नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसका मैसेज तो बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन बंगाल एक ऐसा दीवार है जिसको भी बीजेपी तोड़ नहीं पाई और उसके लिए बार बार वो जो है विफल साबित होती है, क्योंकि उसके अपनी खामियां हैं। वहाँ वो इस तरह के नैरेटिव क्रिएट नहीं कर पाई जिस तरह से चाहिए। दूसरा, केरल में वो आगे बढ़ेगी, लेकिन केरल में सरकार बनेगी ये तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से सुरेश गोपी या तमाम लोगों को एकदम नया दिखा है और महज 15,000 से राजीव चंद्रशेखर हारे थे। इसके अलावा कई सीटों पर बहुत बेहतर लड़ाइयाँ हुई थी अगर हम लोकसभा चुनाव को देखें। दरअसल वहाँ पिनरई विजयन और कांग्रेस के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है जो वो उस स्पेस को वो देना नहीं चाहते कि कांग्रेस बीजेपी को वो स्पेस दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये जीत उनके उसको बिखेर देगी क्योंकि उनका संगठन। तो कांग्रेस आपको बीजेपी वहाँ एक नए रूप में दिखेगी। ये जीत वहाँ तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा असर इस तरह नहीं करेगी क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वहाँ की पॉलिटिक्स में अभी स्पेस बना रही, लेकिन AIDMK के साथ जो गठबंधन है अगर वो इसी तरह से होता है कि अन्नामलाई को एडजस्ट किया जाता है, बीजेपी अपने आप के साथ रख के आगे आती है, तो भी ये बूस्ट तो देती है, बूस्टर देती है और ये तय करती है कि आप यहाँ भी कुछ ना कुछ करेंगे। गुजरात तो देखिए अलग है, गुजरात लगातार इतने सालों से 95 से आज तक वो कांग्रेस को कोई स्पेस दे ही नहीं रहा। वहाँ कांग्रेस लीडरशिप एक तरह से बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई। अर्जुन मोढवाडिया इतने लंबे समय जैसे उन जैसा सीजन पॉलिटिशियन वो बीजेपी में है, जो खुद आप देखिए उनका अहमद पटेल जो ट्रिपल शूटर हुआ करते थे उनका बेटा नहीं है कांग्रेस में। तो ये धीरे धीरे मुझे लगता है कि बिखरेगी और कोई जब तक नहीं आता तब तक ये पार्टी की जीत को मतलब थोड़ा और स्ट्रेंथन करेगी बीजेपी को, ये मेरा मानना है। सो बिहार के पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का भाई साहब मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूंगा, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया। जी भाई साहब की बात को एक बात सर, बाकी सारे स्टेट्स पे बिहार विजय का बड़ा सीमित असर पड़ेगा। एक चीज़ है कि जैसे बिहार में 10% वोटिंग बढ़ी है पिछली बार की तुलना में, हो सकता है बंगाल में 10% कम हो जाए, जहाँ वहाँ 82-83% होता था ना, हो सकता है वो 60-65 पे वो भी आ जाए, क्योंकि वहाँ पे तो फर्जी वोटिंग दबा के करोड़ों के नाम हटने वाले करोड़ों के नाम हटने वाले हैं और फर्जी वोटिंग भी रुक सकती है। सर सबसे बिहार विजय एनडीए की होती है सर, इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा अखिलेश यादव की राजनीति पे, और सर इसका सबसे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा एनडीए को यूपी में, बाबा को, और इट विल बी अ मोरल बूस्टर फॉर बीजेपी इन यूपी, और यूपी सबसे क्रूशियल स्टेट है। बिल्कुल जी, आप प्लीज़ कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप सबकी निगाह दूसरे चरण के मतदान पर और फिर अल्टीमेटली 14 नवंबर चाचा नेहरू का जन्मदिन है भाई, उस दिन रिजल्ट आ रहा है। तो राहुल जी ज़रा दिल थाम करके बैठिए और उस दिन के रिजल्ट का इंतज़ार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम। नमस्कार।